जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल नयन सर जीके वाला 2.0 में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपका थंबनेल में दिखाई दिया होगा आपको कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीडी का, रेलवे का जितने भी सारे लगभग 28 से 29 सालों में जो इतने भी सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह से कलेक्शन कर रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो आपसे एक निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखो ये बाबू लोग देखो पहले तो इससे पहले चैप्टर नंबर जो 1 था, मतलब जो एक सीरीज था जो उसको पढ़ा दिया गया। आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरे टाइप का जो प्रश्न पूछा हुआ है दूसरे सालों का, उनके बारे में हम लोग रिविजन पूरी इसी तरह से कर रही है। क्वेश्चन बैंक का सवाल है, लगभग किसी भी एग्जाम में, है ना, आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन यहाँ पर रेलवे के जो आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम है उनमें से, तो ये इसके तो बहुत ही, है ना, उपयोगी सिद्ध होगा आपको। चलिए तो देखो यहाँ पर समझना इस चीज़ को। अब देखो ये सवाल जो पूछा हुआ है ये क्वेश्चन बैंक है। क्या है ये? क्वेश्चन बैंक है। क्या क्वेश्चन बैंक ना है? तो अब देखो इससे पहले पढ़ाया हुआ वहाँ पर, है ना, पूरा तरीके से पढ़ाया गया आपको, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो पक्षा शर्करा किसको कहेंगे बोले तो ग्लूकोज को कहेंगे। किसको कहेंगे? ग्लूकोज को कहेंगे पक्षा शर्करा। या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो जब जो होता है शर्करा ग्लूकोज जो होता है, जब ग्लाइकोजन बनता है हमारे शरीर में तो उसका नाम है क्या बोलो तो ग्लूकोन वजन। ग्लूकोन क्या, ग्लूकोन लिखा हो ना, ग्लूकोन वजनन, ठीक। तो ये कहलाता है उसको। जो कौन सा क्रियाविधि है बोलो तो हमारे शरीर में ग्लूकोज बनने की क्रियाविधि है। रे बाबू साहब लिखो ना, आराम से, मुंह कुछ तकता है, तुम्हारा काम वहां यहां नहीं। अजीब सा डिजिटल बोर्ड में पर गाँव में पगला गया, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना। चलो, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक होता है? यौगिक समझते हो ना, एक होता है तत्व, क्या होता है? एक तत्व, और एक होता है क्या होता है? यौगिक। तो तत्व जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब तत्व कहलाता है। अब उनको जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है ना, एक पदार्थ जो प्राप्त होता है यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, यहाँ पर 2 चीज मिल गया ना, 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से, है ना, जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे बोले तो यौगिक कहेंगे। समझ में आया ना? जैसे जल एक प्रकार का यौगिक है। क्या है? हाँ, जल एक प्रकार का यौगिक है, आपको समझ में आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस पी होता है ना, फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस जो पाया सभी जीवधारियों में पाया जाता है वो है न्यूक्लिक अम्ल। क्या है वो? न्यूक्लिक अम्ल, जो हमारे शरीर में पाया जाता है। समझ में है ना? एमिनो एसिड इसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो हमारे सभी जीवधारियों के शरीर में क्या होता है, मुख्य रूप से पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है? फास्फोरस पाया जाता है। क्या होता है? फास्फोरस। और फास्फोरस होता है सबसे अधिक हमारे किसने बोले तो हड्डी में पाया जाता है। किसने पाया था बोले तो बोन में पाया जाता है। बोन मतलब हड्डी होता है। समझ में है ना? फास्फोरस कभी आप कब्रिस्तान से लगे, ठीक है, कब्रिस्तान या फिर क्या बोलते हैं वो, मतलब कि शमशान घाट, जब आदमी को जलाया जाता है तो रात में जब आंधी तूफान आएगा ना, क्योंकि फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद क्या जलने लगता है। क्या होता है? वो जलने लगता है, ठीक। तो उसे क्या, धूल जब उड़ता है ना तो हवा के संपर्क में आएगा वो, तो हल्का हल्का क्या चिंगा, जैसे फुलझड़ी से नहीं होता जो दीपावली पटाखा जो उड़ता है उस तरह का दिखने लगेगा आपको वहाँ पर। समझ में ना? समझी? तो न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता बोलो तो फास्फोरस भरपूर मात्रा में सभी जीवधारियों में पाया जाता है, जिसके अंदर में जीव होता है, ठीक। अब देखो भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है? तो भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान जो है वो कहाँ? कटक में। कटक कहाँ पर? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कटक जो होता है उड़ीसा में पड़ता है, वहीं पर जो क्या भारत में चावल का, है ना, धान का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है। चलिए अब जो होता है हम लोग देखते हैं क्या कि ये RRB चंडीगढ़ बोर्ड का है। इसका बोले सर कौन कौन बोर्ड का फॉर्म भरना है, समझ में ना? तो ये सब बहुत सारा बोर्ड है। तो ये 1993 में सवाल पूछा है, बहुत पुराना हो गया है, लेकिन जो होता है कि लगभग पूछने के चांस इसी सब चीज़ से सबसे अधिक मात्रा में प्रबल संभावना रहता है कि रिपीट क्वेश्चन बहुत रहता है एग्जाम में। समझ में आया ना? तो देखो यहाँ पर किसी वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। किस वैज्ञानिक को? मिल्टन, है ना, केल्विन को मिला था। केल्विन को मिला था। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, देखिए वीडियो बड़ा बताए थे उसमें, अच्छी तरह बताया था। प्रकाश संश्लेषण मानव में गुणसूत्रों का, है ना, लिंग निधान कैसे होता है, वो कल परसों मतलब अपलोड किए थे उसमें। तो किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो था मेल्किन, है ना, वो मेल्किन बोलते हैं, मेल्विन केल्विन को।
K-Li1 को, समझ में ना। तो इनको मिला कौन, प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ही बताया था सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधा जो होता है अपना, है ना, भोजन का तैयार करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि प्रकाश को एनर्जी मिलता है, प्रकाश बोलते पौधे को, और वो क्या करता है कि जल और क्या बोलते कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का, समझ में ना। अगर ऑक्सीजन नहीं का निर्माण नहीं करेगा तो हम लोग जितने भी सारे जंतु हैं वो जी नहीं पाएगा, समझ में आया। प्रकाश संश्लेषण समझते हैं क्या होता है? ये पौधा है, ठीक, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक, ये पौधा है, ये पौधा है, तो ये सूर्य से प्रकाश लेगा, लेने के बाद जमीन के अंदर से जल लेगा, कार्बन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो ये अपना कार्य करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जितना सूर्य का प्रकाश उसको उसमें मिलेगा ना, उतना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तीव्र होगा, बहुत स्पीड से करेगा, और करने के बाद क्या होगा, ये CO2 निकालेगा और C6H12 और O6 ग्लूकोज का निर्माण करेगा, कौन, पेड़ पौधा। और इसी को ना मानव लोग पीता खाता है, सांस में लेता है इसको, हाँ, और ऑक्सीजन नहीं आए तब क्या होगा उसको बताओ तो, जी पाए कोई, नहीं जी पाएगा, कोई दिक्कत। चलो पहला आ गया ना, तीसरा ने पहला आ गया, और ये था ना, हाँ। तो देखो आप, किस पदार्थ के संचय में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है, इसके बारे में बता, लैक्टिक एसिड, बात है ना। जब हम लोग कोई भी खिलाड़ी बार दौड़ेगा या फिर कोई काम करेगा, है ना, भारी वजन वाला काम, दिन भर पूरा एकदम शारीरिक वाला काम करेगा, शारीरिक वाला मतलब मेहनत वाला काम, तो क्या होगा कि शरीर का जो जहाँ जहाँ ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट में क्या होगा, दर्द होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट में क्या होगा, लैक्टिक एसिड ना भर जाता है, लैक्टिक एसिड जब भर जाएगा तो वहाँ पर दर्द आपको शुरू हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, ठीक। तो लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से हमें क्या होता है, खिलाड़ी वाला शरीर में दर्द होने का, थक जाएगा, दर्द करने होने का महसूस होता है, किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से, समझ में आया। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है, तो है ना, लसीकाणु, लिम्फोसाइट बोलते, किसकी वजह से, लसीकाणु। हमारे शरीर के अंदर में खून में लसीकाणु पाया जाता है, जो क्या होता है कि रोग से लड़ने के लिए क्षमता हो। जैसे मान लो आपको बुखार हो गया, तो बुखार जब हो गया तो आप पैरासीटामोल दवाई खाए, दवाई खाने के बाद क्या होगा कि थोड़ी देर को, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा के बाद आपका शरीर पसीना निकलेगा, निकलता पसीना ना, वो पसीना क्या होता है ना, जो जितने भी हमारे शरीर में जो वायरल इन्फेक्शन जो बॉडी में घुसता है ना, उनको क्या करता है, बाहर करने का काम करता है, कौन, पैरासीटामोल मिल करके और ये लसीकाणु मिल करके भगाने का काम करेगा, समझ में है ना। कुछ व्यक्ति का क्या होता है, शरीर में जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है ना, कि बहुत सारा काम भी करेगा, वो थकेगा जल्दी नहीं, थकता जल्दी नहीं है, समझ में है ना, नहीं थकेगा। और कुछ आदमी कहता है थोड़ा हल्का काम करेगा, माय गे बाप हो करना शुरू कर देता है, हु ही करेगा। देखिए इस आदमी को दिन भर खेत में कुदाल झाड़ेगा, समझ में ना। तो उसके समय क्या होता है ना, लसीकाणु क्या अधिक काम करता है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन काल कितना होता है, बोलते 120 दिन का होता है। RBC होता है ना, रेड ब्लड सेल होता है, RBC जो होता है उसका जीवन काल कितना 120 दिन का होता है, 120 दिन तक वो जिंदा रहेगा, समझ में, 3 के 12 लगभग 4 महीने तक, समझ में ना। अगर मेरे शरीर से अगर कोई ब्लड निकाल, मतलब ब्लड देना है किसी को, अगर ब्लड बैंक में रखेंगे तो उस ब्लड बैंक में इसको 4 महीना तक रख सकता है, 120 दिन तक, 120 दिन के अंदर में किसी न किसी को दे देगा, कोई ऐसे ट्रांसफर करते रहेगा। अगर आपके ब्लड शरीर में अगर ब्लड का कमी है ना, डॉक्टर का ब्लड चढ़ाएगा तो ब्लड आपका ब्लड का पैसा लेगा वो, लेकिन आपका पूरी फैमिली का किसी न किसी सदस्य का वो क्या करेगा, वो ब्लड लेगा पहले, समझ में आया ना। अगर 200 ml ब्लड दे रहा है, 200 ml ब्लड लेगा वो, तभी फिर नया चढ़ाएगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। खर्च तो मिलता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं मिलता है। तो ये बात समझ में है ना। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, बोलो तो 120 दिन का, बहुत एग्जाम में पूछा है सवाल, ठीक। शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक, है ना, किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो फुफ्फुस धमनी द्वारा, किसके द्वारा ले जाता है, फुफ्फुस धमनी, पंपिंग नहीं करता है, पंपिंग जो करता है उनके द्वारा ले जाता है। जब तक शरीर में अगर पंप नहीं करेगा, समझ में ना, अभी जवान है तो जल्द स्पीड से पंप करता है तो कोई दिक्कत बॉडी में नहीं होता। जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो ये फुफ्फुस धमनी क्या काम थोड़ा कम करता है, तो काम जब कम करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा ना, कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो थकेगा, तुरंत सुस्त हो जाएगा, कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा, समझ में ना, बुढ़ापा में सब चीज़ हो जाता है। अब देखो ये हो गया ना, अब सब उस तरफ देखते हैं।
पहले ऊपर पढ़ लेते हैं, है ना, उसके बाद तो फिर नीचे आते हैं। किस वृक्ष की आयु कैसे पता किया जा सकता है? कोई पेड़ है, उसका आयु कैसे निकालेंगे? तो पेड़ का आयु निकालने के लिए मान लो ये पेड़ है, क्या है, ये पेड़ है, ठीक। तो पेड़ का ना ये ना ये तना है, तना, इसको काटेंगे, काटने के बाद ना इसके अंदर इस प्रकार वलय मिलेगा। क्या मिलेगा? इस प्रकार से वलय मिलेगा। नहीं मिलता इस तरह से, देखिए तुम लोग नहीं देखा है? तो ये वलय ना, इसी वलय को देख करके पता कर सकते हो। तो वलय के गिन करके पता काटो, 1 2 3 4 काटो, इस तरह का परत दिखाई देगा आपको। तो उतना वर्ष का बोल देंगे कि इतना वर्ष का है। समझ में आया? तो वृक्ष की वलय को देख करके क्यों गिन सकते आयु। जल संवर्धन क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना ही जल संवर्धन। बिना मिट्टी का देखो तो जल संवर्धन क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो बिना मिट्टी के कोई भी पादपों का हम अगर उगा देंगे तो क्या कहलाता है? बोले जल संवर्धन कहलाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने को कहा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही, है ना, मटर के, किसके पढ़ोगे मिट्टी वगैरह में, मटर के पादपों से क्या होता है कि उसका मतलब डीएनए टेस्ट किया था किसी पेड़ पौधे का, है ना, कि किस तरह का किस गुण का पाया जाता है। तो इन्हें आनुवंशिकी का क्या बोलो तो पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो किसी बच्चे का, बोले थे ना थोड़ी देर पहले कि वहाँ पर गुणसूत्रों का भी पढ़ाया हुआ, आप जाकर देख लेना वहाँ पर जाकर के, ठीक। तो किसी बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो इस के बारे में जानना है तो पूरे वीडियो डिटेल से बनाया गया है दोस्तों। आप जाएं देख करके वीडियो के प्लेलिस्ट में अच्छी तरीक़ा से, है ना, जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो किसी बच्चों का लिंग का निर्धारण क्या होता है? उनके पिता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पिता के द्वारा। क्यों? क्योंकि मतलब ये है माँ, समझ में आया ना, ये है पिता, ठीक। तो माँ में क्या होता है? एक्स गुणसूत्र पाया जाता है अंडाणु, उसके अंडाणु में, और पिता में क्या होता है? XY गुणसूत्र पाया उसके शुक्राणु में। समझ में आया ना? सुन एक बार बता रहे, अगर पुरुष महिला से अंडाणु से X आ गया और पुरुष से अगर X शुक्राणु आ गया, समझ में आया ना, तो आने वाला बेबी जो होगा वो होगा बेटी। क्या होगा? बेटी। समझ में आया ना? दूसरी बात, अगर माँ से अगर X आया, माँ में तो X रहता है तो X से ना आएगा, माँ में X ही रहता है, ठीक। और पिता में क्या होता है? Y। तो पिता से Y गुणसूत्र आ गया, माँ से क्या बोलते? X आ गया। तो X और Y जब गुणसूत्र मिलने के बाद जो भ्रूण का निर्माण होगा, जो बेबी का निर्माण होगा, जो बच्चे का जो निर्माण होगा, वो क्या होगा बोलो तो? बेटा। समझ में है ना? तो आप बताओ कि बेटी के लिए X और बेटा के लिए Y, महिला में हमेशा तो क्या X पाया जाता है ना, तो देखो तो पुरुष पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे समाज में लोग क्या करता है ना, महिला लोग किसी घर में अगर बेटी ही बेटी हो रहा है तो महिला लोग गाली देने लगता है, कहाँ से कुलक्षणी आ गया, ऐसा वैसा, जबकि ऐसा करना बेवकूफ़ीपन है। समझ में आ गया ना? अब देख, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है ये बताया गया है। अगर संख्या में पूछेगा, ये संख्या में है तो संख्या में 46 हो गया, और अगर जोड़ा में पूछेगा तो जोड़ा में कितना बोलो तो 23 जोड़ा हो जाएगा। 23 46 हो गया ना। अगर इससे अगर बेसी हो जाएगा तो, है ना, सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम रोग हो जाता है। समझ में ना? मतलब बांझ टाइप का हो जाएगा, हिजरा टाइप का हो जाएगा, किन्नर टाइप का हो जाएगा। इसी में गुणसूत्र गड़बड़ी करने से होता है। समझ में आया ना? जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह खाते, मक्का मन मकाई, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज के, है ना, अनाज की तरह आहार में लेते हैं, तो उनमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाए बोलो तो? विटामिन B1 की कमी हो जाएगा। खाली मक्के खाएगा तो मक्का और सब चीज़ नहीं ना मिलेगा। तो शुरू में बताए थे उस दिन, है ना, विटामिन पूरे सारा चीज़, एक ही चीज़ अगर खा रहा है, समझ में है ना, तो उसको दिक्कत होने वाला है। चलो, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है। देखो, सदिश के फॉर्म में कभी भी किसी का मान ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा प्लस प्लस होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो A कोई सदिश है ना, और इसमें क्या होता है B कोई सदिश है, समझ में आया ना, तो अगर इसमें क्या करें, इसका अगर मान लगा देंगे, है ना, अगर पूरे मान लो पूरे R है तो R बराबर क्या हो जाएगा? सदिश A या प्लस क्या बोलो तो सदिश B। तो अगर इसको उल्टाएंगे तो माइनस में कभी नहीं होगा। तो किसी सदिश का परिमाण कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। किस में नहीं होगा? हाँ, माइनस में नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। कपास रेशा वाला, बताया रेशा, बोलो रेशा वाला परीक्षा में सवाल पूछता है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बोलो तो बीज से प्राप्त होता है ना। बोल तो उसका बीज जब फटता है, बीज जब फट जाएगा है ना, तो रुआ निकलेगा। तो रुआ उस रुआ को चुन चुन करके हम लोग कपड़ा के रूप में उपयोग करते हैं। समझ में आया? बताओ, एक चीज़ पढ़ने का कितना फायदा है? समझ में आया? चल अब उधर देखते हैं, इसका तो हो गया, फिर इसके नीचे उल्टाएंगे, इसको करेंगे, फिर भी करेंगे। तो वाणिज्य काग किसके छाल से प्राप्त किया जाता है? ना, बलूत से, माने ओक, पेड़ का नाम है, उससे प्राप्त किया जाता है। कौन चीज? वाणिज्य, कमर्शियल काग किससे प्राप्त
होता है तो बतूल एक पौधा है, पेड़ है, उसके प्राप्त खाल से प्राप्त किया जाता है। अब देखो पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है, ये बताया था ना, पश्मीना ऊन के बारे में बताए थे पूरा। देखो तो पश्मीना ऊन जो होता है बकरी का है ना, बकरी की जाति होती है। हम लोग यहाँ पर बकरी वाला बकरी नहीं, हम लोग देसी वाला बकरी होता है जो खसी बेर बिकते जो हैं, बेर भी लोग बहुत कम पोसता है, ठीक है। तो क्या होता है जो ऊन जो मिलता है पश्मीना ऊन जो होता है बकरी से ही प्राप्त होता है। तो किस नस्ल का? चोंगथंगी, चोंगथंगी राजस्थान वाला पोसता है ये लोग को, समझ में है ना। तो चोंगथंगी नामक बकरी है, बकरी का जाति होता नस्ल होता है। बड़ा बड़ा मिलेगा, इतना बड़ा मिलेगा तब क्या, हम लोग छोटा छोटा बकरी पोसता है, बड़े लोग दूध दूध के बेचता पीता है, समझ में है ना। और हम लोग यहाँ जो देसी वाला जो बकरी पोस उसको उसका बच्चा खुद नहीं मिलता तो वो क्या बेचेगा, समझ में है ना। तो वो बालक तरह नस्ल होता है, समझ में है ना। तो मवेशियों में बांझपन है ना, देखो बांझपन थोड़ी पहले बोला था ना, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है, ठीक है। तो उस रोग का नाम है बेंग रोग। कौन रोग है? बेंग रोग। बहुत सारा बकरी में भी होता है ना, बकरी में भी, गाय में भी, भैंस में, बहुत सारी में होता है, इसमें भी पाया जाता है, खाली इंसानों में नहीं, सब में हो सकता है। अधिक शराब पीने वाले लोगों का अधिकांश किस बीमारी हो जाएगा रे? बोलो तो बबुआ सिरोसिस हो जाता है। बोलो तो क्या होगा? बोलो तो सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब होता है लीवर में क्या? बोलो तो लीवर में सूजन। क्या होगा? बोलो तो सूजन का मतलब होता फूलना, लीवर का आकार बढ़ जाता है, समझ में ना। तो बोलते ना ज़्यादा शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, खराब नहीं हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, समझ में है ना। चलिए अधिक शराब सूत्रन रोग यानी कि सिरोसिस बोलते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करता है? देखो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम क्या किसका काम करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण। हमारे ये सेल नहीं पाया, कोशिका में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, ये सब क्या बोलो तो ये हमारे सेल में पाया जाता है, वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जितने हम लोग खाते पीते हैं ना, अगर मान लो प्रोटीन वाली चीज खा रहे हैं तो प्रोटीन को पचाने का काम ये लोग करता है। कौन? राइबोसोम करता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का है ना, प्रोटीन का संश्लेषण करने वाला समूहक अंग बोला जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहते हैं? बोलो तो मरुद्भिद माने जीरोफाइटस। क्या बोले इसको? जीरोफाइटस बोलेंगे। जो मरुस्थल में हो, मरुस्थल में क्या समझती, जहाँ बालू हो, ठीक है। और मरुस्थल में उगने वाला जो पौधा होगा वो होगा क्या? बोलो तो कंटीले। कंटीले होगा माने कांटा वाला होगा। क्या होगा? बोलो तो बोलो, वो करो थोड़ा सा यार, हाले टुरकुंज मुँह देखती है, पढ़ने आई है ना, तो थोड़ा समझ दिमाग में लगाओ। तो कांटा जो भी पौधा जो होता है मरुस्थल में उगेगा, ठीक है। तो मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या? वो कांटेला होता है। खाली मुंह ताकने से कुछ नहीं होगा बाबू, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कोई भांज नहीं है। मेरे पढ़ने से क्या होगा, है ना। वो क्या बोलो तो कंटीली होता है। क्या होता है? बोलो तो हाँ कंटीली होगा माने कांटा वाला। अब देखिए नागफली हो गया, है ना, बबूल हो गया, जलेबी हो गया, जैसे पौधे के ना बेल हो गया, खजूर हो गया। तो ये जितने भी सर आएगा ना वो क्या बोलो तो मरुस्थल में उगने वाला पौधा है, उसको मरुद्भिद यानी जीरोफाइटस बोलते हैं। क्या बोले उसको? जीरोफाइट। कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है, पूछता भी है कि भोपाल में 1984 में एक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, जिसमें क्या होता है लगभग 4-5 हज़ार प्लस आदमी मर चुका था। ये 1984 में हुआ था, समझ में आया ना। हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड का फैक्ट्री था, उसमें गैस का लीक होने की वजह से क्या उसमें आग पकड़ लिया। आग पकड़ने के बाद उस फैक्ट्री में रात में सोया हुआ आदमी सब, जितना भी आदमी सोया हुआ था सब आदमी मर गया। हाँ, एक भी आदमी नहीं बचा था। अब भैंस के आगे बीन बजा। देखो भैंस के मुख्य नस्लों में कौन कौन सी है? देखो भैंस का नस्ल परीक्षा में पूछता ना सब। मुर्रा, कौन चे? मुर्रा। सुरती, कौन चे? भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसान। ये भैंस का नस्ल है। हम लोग नस्ल का मतलब उसका वैरायटी होता है, जैसे बोलते हैं ना जर्सी का ना होता है, और जैसे जर्सी होता है, दोगला जर्सी होता है, तो उसी भैंस का नस्ल होता है। मतलब एक भैंस होता है एक दिन में 20 लीटर 30 लीटर दूध देगा। देखिए हाँ, तो सबका नस्ल होता है, सबका नस्ल का नाम है, समझिए। अब देखो बकरी और बकरा मानता नहीं है, घर में पोसी बकरी है और वो बकरा है, दोनों मानता ना है, नहीं होता है। अब बोले अंग्रेज और हिंदुस्तान के लोग दोनों मानता ना है, समझ में आ रहा है। तब काला आदमी गोरा आदमी अंतर नहीं है, हैं? अंतर नहीं उनमें सब अंतर, उसी प्रकार इसमें भी अंतर है, समझ में आया ना, सब में अंतर पाया जाता है। चलिए, तो मुर्रा है ना, सुरती, भादवाड़ी, जाफराबादी, मेहसान किसका नस्ल है? बोलो तो भैंस का नस्ल है। तो ये सब नस्ल जो होता है ना, ये सब भैंस पोसने के बाद आदमी को फायदा होता है, ज़्यादा फायदा होता है। अब मान लो कि 15 लीटर दूध सवेरे दे रहा है और 5 लीटर दूध शाम में दे रहा है, 30 लीटर दूध दे रहा है। अभी दूध कैसे मिलता है? गाँव में 50 रुपया किलो मिलता है ना। 30 कर दो, कितना बोलो तो
कितना हो रहा है, 15, 5 या 15, 1500 रुपया एक दिन में काम हो रहा है, ठीक। उसमें से क्या करेगा, 25-30 लीटर पानी और मिला देगा उसमें, तो और कमाई हो जाएगा ना उसको। ऐसा बात है, समझ में आ गया ना। हाँ, और हम लोग जो अगल बगल जो गाय के जो देसी वाला नस्ल का जो गाय जो पोसते हैं, उसमें ज़्यादा कहते हैं 1 लीटर या 2 लीटर दूध देगा, 1 लीटर या 2 लीटर 3 लीटर दूध देगी सुबह शाम से, समझ में ना। तो ये इसका वैरायटी होता है। कोई दिक्कत बताओ नहीं ना। तो ये भैंस का नस्ल समझ में आ गया पूरा। चलिए अब देखो इसको, यही जरा यहाँ पे देखो आप, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम नाम का जगह है, वहां पर जो होता है बकरी का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। कहने का मतलब ये है, अनुसंधान केंद्र का मतलब ये होता है बकरी का सभी नस्ल पर नजर रखा जाता है, बकरी का कौन कौन सा बीमारी होगा उनके बारे में चेक किया जाता है, वहां से दवाई वगैरह वैक्सीन वगैरह दिया जाता है, समझ में है ना। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बीकानेर राजस्थान में है। कहाँ पर, बीकानेर, क्योंकि बीकानेर में है ना, राजस्थान में क्या होता है कि मरुस्थल, राजस्थान में क्या बोलो तो मरुस्थल है, क्या है बोलो तो मरुस्थल है। और मरुस्थल जो होता है ना, सिर्फ बालू ही बालू होता है, तो मरुस्थल में जो होता है, जो जानवर जो पोसा जाता है वो मुख्य रूप से क्या बोलो तो ऊँट होता है। ऊँट पोसेगा, भेड़ बकरी पोसेगा, क्योंकि मरुस्थल में ना घास फूस थोड़ा थोड़ा कंड उगता है, तो उसी को लोग पोसता है, खेती बाड़ी नहीं होता वहाँ पर, तो मुख्य व्यवसाय ही होता है। और ऊँट को जो होता है, ऊँट को मरुस्थल, क्या मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ये बात क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। मरुस्थल का जहाज के नाम से किसे जाना जाता है, ऊँट को जाना जाता है। क्यों, कि ऊँट का पैर ना गद्दादार होता है, और जब बालू में जब चलेगा ना तो उसका पैर में गुदगुदी लगता है, समझ में ना, उसको जब गुदगुदी लगता है तो बहुत स्पीड से भागता है, इसलिए उसको जहाज कहा जाता है। आप बुर भी नहीं पाओगे ना वहाँ, ना वहाँ पर जहाज क्या बोलते हैं, ना वहाँ पर रेल चलेगा, ना बस, ना ट्रक, कुछ नहीं, साइकिल, ना गाड़ी, कुछ नहीं। बालू में क्या चलेगा, बालू में चलेगा वो चीज़, चक्का ही पकड़ लेगा उसका। इसलिए ऊँट का लोग सवारी करता है, फिल्म वगैरह देखेंगे बहुत सारी जगह पर, समझ में ना। कोई दिक्कत है बताओ। चलो, अब दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है, तो वृक्षों के छाल से। दालचीनी देखिए ना, दालचीनी खाने में गरम मसाला में आता है, पूरा छाल के साथ आता है, उसको खाना जो गरम मसाला होता है, ठीक है। तो दालचीनी होता है वृक्ष के छाल से पाया जाता है। और ये बताए थे आपका ना, लौंग कहाँ से निकलता है, बताए थे ना। मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा, बोलो तो इलायची कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, क्या बोलेंगे इसको, हाँ, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है, समझ में है ना। उसके छाल से प्राप्त करने के बाद सुखाने के बाद मार्केट में बिकता है, वो बहुत महंगा बिकता है ना। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पोडोलॉजी में है ना, पोडोलॉजी में मिट्टी का, किसका, मिट्टी का। तो मिट्टी का अध्ययन क्या पाया जाता है, मिट्टी अगर अम्ल है कि क्षार है, समझ में है ना, कि क्षारीय है कि उदासीन है। अगर जो मिट्टी में अगर पानी ज़्यादा देर तक लग के रहेगा ना, ये वाला मिट्टी यहाँ बगल में है ना, यहाँ पे पानी सभी लग के रहता है, ठीक, तो वो वाला मिट्टी क्या हो, ज़्यादा अम्लीय होता है। उस मिट्टी का दो को चिक के देना, खट्टा लगेगा खाने में, समझ में ना। तो उसमें अगर मिट्टी अगर खराब हो जाए ना, मिट्टी, तो उसमें क्या करते हैं, मिट्टी में लोग ना चूना डालता है, क्या डालता है, चूना डालता है। तो चूना डालने के बाद क्या होता है, मिट्टी का है ना गुणता में अच्छी तरह से क्वालिटी आ जाती है, चेंज आ जाता है पूरे। अब देखो क्या लिखा है, सिस्टेमा है क्या लिखा, नेचुरिया किसकी पुस्तक है, तो कार्ल लिनियस का, ठीक है, किसका है, कार्ल लिनियस का है। आप इधर इन दोनों का थोड़ा सा कवर करते हैं, कपास हो गया था पूरा, इनको पढ़ते हैं। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया तेज से गंध लाने लगती है। क्यों, क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल देता है, इसीलिए। मैं जिस समय पेशाब करता लोग ना, वहाँ उसमें गंध नहीं करेगा, समझ में आ रहा ना। लोग अगर मान लो आप देखे होंगे, जहाँ पर जो पेशाब वर करने आता है या फिर बाथरूम में लोग पानी वार नहीं मारता है तो गंद करता है थोड़ा, अब जिस समय पेशाब उसमें गंद नहीं करेगा, कुछ देर के बाद गंद करेगा, समझ में ना। छोटा छोटा बच्चा बिस्तर करता है, जैसे उसमें नहीं गंद करता है, जब सूख जाएगा तब गंद करेगा, अरे करता है ना जी, हाँ। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर लोग क्या कर, कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, लोग वहीं जाकर पेशाब करता है, खासकर जेंट्स लोग खड़े खड़े दे रहा है, हाँ, समझ में आया ना। तो ऐसे क्या, अब वहाँ पर जाओगे तो वहाँ लिखा हुआ रहेगा क्या, कि यहाँ पर है ना, अगर पेशाब करने के जो पेशाब करता पकड़े जाने पर 100 रुपये का जुर्माना, तो क्या करेंगे लोग, है 101 मिनट देगा, इतना रुपया जुर्माना लग देगा,
ये सब ट्रेन का टॉयलेट वाला होता है, वहाँ पर खुद लिखा रहता है चेन गाड़ी खड़ी करने के लिए चेन खींचिए, समझ में है ना। और अनावश्यक यदि आप चेन खींचेंगे तो आपका 1 घंटे का जुर्माना 3 महीने से हो सकता है। लोग क्या करके इसको मिटा देगा, ये जीरो जीरो कर देगा। जाकर देखना कभी गौर किया है? चल देखा, समझो पहले। तो क्या होगा उसमें, क्या होगा है ना, जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में क्या बोलते तो बदल जाता है। यूरिया क्या होता है, अमोनिया में बदलता है। अमोनिया मैंने समझती है NH3 में वो बदल देती है, अमोनिया है, NH अमोनिया हो गया। यूरिया का सूत्र होता है CONH2 और CONH2, ठीक है, ये होता है यूरिया का सूत्र होगा, समझी ना। और जो होता है प्रयोगशाला में सबसे पहली बार जो बनाया गया यौगिक था उसका नाम था यूरिया, इसी का बनाया था, बनाया था पहले ना, यूरिया था सबसे पहले बनाया है, ठीक। लिखा हो गया, मतलब बैठ देख के लिखो। ए बोलो, हो गया लिखा, रुको 2 मिनट, उसको खत्म करना तो पूरा, ठीक। फिर देखो, देख बाबा सब समझ पाए इधर। किस मछली में सल्क नहीं होता है? तो कैटफिश में। कैटफिश क्या मछली है? कैटफिश का नाम है पूरा बोले क्या, ये कैटफिश मैंने क्या बिल्ली मछली नहीं, ये कैटफिश समुद्र में पाया जाता है, बड़ा बड़ा सबसे बड़ा जब प्राणी व्हेल मछली, समझ में ना। तो इसमें क्या सल्क नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया, सल्क इसमें नहीं पाया जाता है। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती है, समझ में आना है। तो मछली क्या होता है, वातावश के कारण क्या बोलते नहीं डूब पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में ना ऑक्सीजन को लेने के लिए, घुलित ऑक्सीजन लेने की क्षमता पाया जाता है। उसको सूखा कोई मर जाएगा वो, ठीक है। वो घोला ऑक्सीजन, पानी घोला तो पानी का सूत्र क्या होता है, पानी का सूत्र H2 और O होता है ना। तो हाइड्रोजन लेता है, लेकिन वो क्या करता है कि पानी में जो होता है घुला हुआ ऑक्सीजन को उसके अंदर ऐसा क्षमता पाया था वो ग्रहण कर लेता है। और आदमी घुला पानी पी जिंदा रह सकेगा, पानी पियो जिंदा रहो, पानी पियो जिंदा रहो, पानी पी के पेट बड़का हो जाएगा, आदमी मर जाएगा घुलट करके। मरा आदमी को जब पानी फेंकता है तो फूलता कैसे? तुरंत नहीं फूलता है। मरा हुआ आदमी जब शरीर पूरा पानी जब घुस जाता है ना, पानी घुसने के बाद क्या होता है, उसका शरीर ना हल्का हो जाता है, ठीक है। मतलब शरीर के जितने भी सारे मतलब कि उसके केमिकल और सब रिलीज खत्म हो जाता है पूरा, उसका बॉडी हल्का हो जाता है, तो पानी उठा के देता है अपने के अंदर में। चलो देखो यहाँ पर, तो सर्वप्रथम विषाणु है ना, देखो सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टेनले ने। तो परीक्षा में एक बार सवाल हम देखे, पर एग्जाम दिए, सवाल आया भी है ये कि किसे जो होता है क्रिस्टलीय रूप में बना कर किया जा सकता है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, तो किसको बोलते हो? विषाणु को, समझ में ना। और WM स्टेनले ने क्या किया था, इसको क्रिस्टलीय रूप में अध्ययन किया था, करके देखो चेक किया था उन्होंने ही। अब बताओ, थोड़ी पहले बोले थे ग्रेगर जॉन मेंडल किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्ध किया था, प्रतिपादन किया था? तो बोले थे मटर के पौधा में, बोले थे थोड़ी देर पहले, समझ में है ना। उसके गुण के बारे में पता चला, इसका कैसा कैसा गुण, मोटा होगा कि लंबा होगा, कि इसके अंदर में DNA का स्थान तो होता है कि नहीं होता है। चलो अब इस तरफ आ जाओ। कृत्रिम गुर्दा, गुर्दा माने किडनी, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन, डायलिसिस। क्या होता है? अपोहन के सिद्धांत पर काम करता है। अगर किडनी आपका खराब हो जाता है तो उसमें डायलिसिस नाम का सिस्टम, मतलब साइंटिफिक सिस्टम चलाता है, उसके द्वारा उसको ठीक ठाक किया जा सकता है। लेकिन बात होती है इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। किडनी अगर एक खराब हो गया है, समझ में बाबू लोग, अगर एक किडनी आपका खराब हो गया है तो दूसरा भी किडनी होने का चांस रहेगा 99%, क्योंकि लोड दूसरा पर पड़ेगा और किडनी तो बगल में ही होता है। इस प्रकार से, इस तरह से ना होता किडनी, CM के बेज कैसा होता है, इस तरह से किडनी होता है, ठीक है। ऐसे और ऐसे करके जुड़ा हो रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर मूत्राशय थैली रहेगी, छोटा ऐसा होता है 150-200 ग्राम का, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। और यहाँ पे होगा एड्रिनल ग्रंथि, जो आपको दुख, दर्द, गुस्सा, क्रोध, भय, डर, प्यार सभी किडनी से ही। एड्रिनल ग्रंथि, आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं इसको, जो हमारे हार्मोन रिलीज करता है, जो है ना, लगता है पूरा डर लग गया, ऐसे कर, इस तरह आँख बंद हो जाएगा। तो इसी की वजह से रात में अकेले चले होंगे तो भूत प्रेत का कोई बात बोलता है, शरीर का रोम तक खराब हो जाता है, शरीर का रोमा, समझ में ना, चुप 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 मत बोल। तो यहाँ यही रिलीज होता है हार्मोन। छोटा सा बच्चा खूब सुनेगा, समझ में ना, और रात में डरेगा, पेशाब पीने उठेगा, मम्मी उठो, है ना। अब देख पहले, तो एक व्यक्ति का आंखों का रंग काला, नीला या भूरा
उस वर्ण पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो परितारिका में पाया जाता है। ठीक है, किसी का आंख का रंग काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का हल्का नीला टाइप का हो जाता है। समझ में आया ना? क्या और चेक कर रहा है? वो थोड़ा चेक कर रहा है क्या? नहीं डरेगा? डराओ उसको, डराओ 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 उसको, डराओ। डरा उसको। नहीं डरता है? चलो अच्छा, ढीठ लड़का है। हाँ? अब देखो यहाँ पर, तो परितारिका जो होता है ना, आंख का क्या होता है बोलो तो? रंग को जो होता है निर्धारित करता है, काला होगा कि गोरा होगा कि लाल होगा कि नीला होगा। समझ में है ना? समझी? किसी किसी का पूरा लाल होता है, काला हो जाता है, किसी का पूरा कैला हो जाता है, किसी किसी हार का नीला होता है। ये सब फिल्म में नागिन देखे ना पूरा, तो अलग से लेंस लगाता है वो। समझ में ना? तब लगे नागिन आएगी पूरा डांस करते हुए, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। है तब वहाँ आएगा। चलो, जब आंख में धूल कण चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजन होकर के गुलाबी हो जाता है ना? आप मतलब मान लिए कि आपकी आंख में धूल कण आ गया है तो उससे क्या होगा? कैसे करते हैं इस तरह से ना, उसका लाल हो जाता है। समझ में ना? तो आंख में धूल कण आए तो डायरेक्ट पानी मारिए, पनौड़े से कीजिए, सब निकल जाएगा। लेकिन लोग समझते नहीं है, और ये ऐसा स्थिति है ना कि जब आंख में कुछ घुस जाएगा ना, ऐसे करते रहेगा, करता है ना सब, इसे करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक पागल ना हो जाए आंख। चलिए, नेत्र श्लेष्मा क्या, नेत्र क्या, नेत्र श्लेष्मा नेत्र ना, वो क्या होता है कि आपका रंग कैसा बोलो तो लाल हो जाएगा। नेत्र श्लेष्मा लाल हो जाता है। शांत रहो। अब देखो, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है। समझ में है ना? क्या होता है? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है जो स्तन से क्या होता है? दूध को रिलीज करता है, बच्चों को है ना पिलाने के रिलीज होता है वो। समझ में बाबू लोग? और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही क्या होता है कि प्रसव का पीड़ा शुरू होता है, और प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है ना? चलो तो ध्यान रखते हैं। अब देखो, तो बच्चे के दूध के लिए क्या पाए बोले तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है। कितना लोग क्या करते हैं, गाय भैंस जो पोषण मवेशी लोग, उनको भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे देता है। समझ में है ना? तो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगा दिया इंजेक्शन लगाने के बाद क्या आधा घंटे 1 घंटे बाद का दूध आराम से दम निकलता है। ये कब होता है? जब किसी है ना गाय का या भैंस का बच्चा जब डेट कर जाता है ना, तब। क्योंकि दूध निकालने के लिए ना, दूध निकाले उसका माइंड को शांति होना बहुत जरूरी है। किसका? चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो, किसी का भी। अगर बच्चे को अगर दूध पिला रहा है कोई भी जानवर वगैरह, सब में देखते हैं ना, पहले बच्चे को पहले पीने देगा तभी दूध देने देगा, है ना? बच्चे जब जैसे दूध पिलेगा ना तो माँ को लग रहा है कि मेरा बच्चा पी रहा है, तब पूरा एकदम शांत रहेगा, पूरा माइंड पूरा शांत रहेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा और दूध धड़ाधड़ निकलेगा। समझ में आया ना? और अगर नहीं, अगर मान लो बछड़ा अगर पास में नहीं है, समझ में ना, या भैंसिया का बछड़ा पास में नहीं है, तब वो क्या करेगा? हार्मोन नहीं रिलीज करेगा। तो हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, दूध ही नहीं होगा उत्पन्न उसमें। अब दूध तुम कुछ नहीं होगा, इसलिए क्या करते हैं बहुत सारे लोग इंजेक्शन लगा देता है। समझ में ना? धर धरा के दूध पर बड़ा हो जाता है, उसको निकलता है पूरे। चलो, अब निषेचन के समय है ना, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन जो होता है फ्लोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है बोले तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। किसका? चाहे किसी भी जानवर हो या फिर इंसान हो, किसी का भी, है ना? तो ये देख बाबा लोग, फ्लोपियन ट्यूब समझते क्या होता है? देखें, फ्लोपियन ट्यूब दिखाते हैं। देखो दिखा दे रहा है ना? तो ये है गर्भाशय, ठीक है? तो ये हुआ गर्भाशय का नानी फ्लोपियन ट्यूब, ये वाला, समझे ना? तो ये फ्लोपियन ट्यूब। तो किसी भी बच्चे का निषेचन पहले शुरू में जो बनता है, निषेचन होता है जो, तो यहाँ पर होता है। आस्ते 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 ऐसे फ्लोपियन ट्यूब यहाँ आएगा, आने के बाद होता है भ्रूण का निर्माण होगा, उसके बाद क्या करेगा? प्लासेंटा बनेगा, और प्लासेंटा बाद अपरा बनेगा, अपरा के बाद बच्चा का धड़कन बनेगा, उसका बच्चा का विकास होगा। बस इस मार्ग के द्वारा बच्चा टाइम पूरा होने के बाद निकल जाता है। तो ये कहा था फ्लोपियन ट्यूब। समझ में है ना? अगर किसी का रसबंदी करेगा महिला का, तो ये फ्लोपियन ट्यूब या तो काट देता है या फिर बांध देता है इसी दोनों साइड में, जिसके पास क्या होता है उसका अंडाणु का निर्माण नहीं। देखो ये अंडा से अंडा से देखो, अंडा का निर्माण इसी से होता है। समझ में है ना? समझ में आ गया?
अब देखो, तो निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है बोलो तो, है ना, विडिम वाहिनी नली में या फिर फ्लोपियन ट्यूब में, समझिए ना, उसका नहीं फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन का उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संयोजित किया जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम वीर्य सेचन का मतलब ये होता है, आप अगर गाय भैंस बकरी को पास है ना, लोग पोस्ता पालता है ना, जब पोस्ता पालता है ना, उसके लिए क्या होता है कि सांड वगैरह नहीं मिल पाता है, तो डॉक्टर बोलता है, तो वो क्या करता है, इंजेक्शन द्वारा बच्चे का जो होता है कि, है ना, गाय का क्या होता है, गर्भाधान कर देता है, और उससे क्या होता है, अच्छा मोटा गट्टा गट्टा बच्चा पैदा होता है। देखा तुम लोग? हाय रे बाप, नहीं देखिए, गाय गरु है घर में, है कहीं पोसी है, नहीं पोसी है तो इसे नहीं आती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, कृत्रिम वीर्य, उसमें सांड वगैरह नहीं आता है, उसका स्पर्म को क्या करता है, उसके अंदर में डाल देता है, इंजेक्ट करता है सुई द्वारा, तो क्या होता है 10 महीने के बाद तो वो बच्चा जन्म देगा वो, ठीक। तो उसको कृत्रिम वीर्य तो रखता कहाँ पर है ना, जो डॉक्टर जाएगा इतना लंबा सा पाइप मिलेगा, उसमें क्या होता है, उसके अंदर में डालता है, तो उसमें होता क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है, समझ में ना। तो स्पर्म को कहाँ लगता है, तो द्रव नाइट्रोजन में लगता है, कहाँ लगता है वो सब, द्रव नाइट्रोजन में, ठीक। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, तो रेफ्लेशिया। किस पौधे का सबसे बड़ा फूल जो होता है रेफ्लेशिया का होता है, उसमें एक आदमी आराम से सूझ सकता है, समझ में आया ना। रोज डे कब है, आज कल खत्म, रोज डे खत्म हो गया ना, ब्रेड डे खत्म हो गया, रोज डे, हग डे, किस डे सब खत्म हो गया। अब मान लो किसी को जो होता है रोज डे में भर का रोज रेफ्लेशिया फूल देगा पूरा, किसी को देना है, समझ में ना, उसको ले भाई ले रेफ्लेशिया दिया, जब चप के मर जाएगा वो, समझ, इतना बड़ा फूल होता है कि सबसे बड़ा फूल क्या रेफ्लेशिया होता है। क्या होता है बोलो तो, कैसा होता है? रेफ्लेशिया ना, देखिए फूल, सबसे बड़ा फूल क्या होता है, रेफ्लेशिया होता है। ये दवा लेती हो दर्द के लिए दिखी देते हैं, कहीं पा देती है ना, के मन्ना कन्या, अच्छा अभी देखो जरा बात, ठीक। किस हाँ डिब्बा तेल कितने सर, ठीक, समझ में ना सब। तो किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, तो उसका नाम है रेफ्लेशिया। तो रेफ्लेशिया का पुष्प देखना है, तो रेफ्लेशिया का पुष्प देखने के लिए जाना पड़ेगा लंदन। तो कहाँ पे होता है? ये अफ्रीका में पाया जाता है, दिखाते हैं रेफ्लेशिया। अरे रेफ्लेशिया, ये रेफ्लेशिया, अब देख, देखिए फूल देखिए हुआ कर रही हैं। तो ये है रेफ्लेशिया का फूल, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। सर कांटा भी है? हाँ कांटा नहीं है, ठीक है। इसके अंदर में, इसके अंदर ये है ना, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर में कोई भी आराम से, कहाँ चला गया जी, कोई भी आराम से सो सकता है, कोई भी आराम से सो लेगा, इसका सो लेगा, समझ में ना। तो विश्व का सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है बोलो तो, रेफ्लेशिया है, समझ में है ना। इसमें जो परागन होगा क्या होगा, परागन जो होता है, परागन पोलिनेशन की प्रक्रिया होता है, ठीक है, वो हो किसके द्वारा बोलो तो, हाथी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हाथी के द्वारा। चिड़िया इतने विश्व में थोड़ी आएगा। तो इस ये देखो, ये है ना, ये है परागकण, इसी में पाया जाता है। आप इसमें कुछ पानी उन्हें होगा, कुछ होगा, सूर इसमें लिया, अब इसका सूर उसमें लगाया तो परागन हो गया। आया समझ में जी सर। कि नहीं समझ में आया? वाह, चलो कोई दिक्कत है तो ये समझ में आ गया पूरा। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, रेफ्लेशिया का, समझ में आ गया ना। अब देख थोड़ा सा, असत्य फल कल पढ़े थे ना, 7 फल असत्य फल। तो 7 फल का असत्य फल का मुख्य रूप से कौन सा होता है, नारियल हो गया, क्या हो गया, नारियल हो गया, कटहल हो गया, और सेब हो गया, असत्य फल हो गया। एक सत्य फल भी होता है, आम वगैरह सब सत्य फल, ठीक है। तो फल दूसरा होता है, एक सत्य फल और एक क्या होता है बोलो तो, और सत्य फल होता है, समझ में ना। ये तो हो गया पूरा, मटर पौधे हो गया पूरा। यहाँ बचा हो ना, मलेरिया के उपचार की दवा किस है से प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना नामक पेड़ है, क्या है ये, सिनकोना नामक पेड़ है, उसके छाल से प्राप्त होता है। किससे, उसके खाल से यानी छाल से प्राप्त होता है सिनकोना, ठीक है। सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया का दवाई प्राप्त किया जाता है, समझ में ना। आजकल एंटीबायोटिक लोग चलाता है, मोनोसिप वगैरह सब, ठीक है। तो ये सब चीज आता है। किसी को दिक्कत, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है, उसके सूखे है ना लेटेक्स से प्राप्त होता है। अफीम समझते, अफीम, अफीम देखा कोई, अफीम 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 नहीं देखा है, अरे बाप रे,
अफीम तो बड़ा खतरनाक चीज होता है, लोग पीता खाता है ना। कहाँ लेके चला गया रही उससे नशा भी होता है। है यार, नस अफीम इतना खतरनाक चीज है ना, बहुत खतरनाक नशा होता है अफीम से, समझ में ना। अब यहाँ देखिए तो रिफ्रेशर था, अब हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा अफीम। क्या देखें हम लोग? अफीम देखेंगे। अफीम, अफीम का फोटो देखो, देखो ये अफीम है, दिखाई दे रहा है? देखो तो अफीम, देखो देखिए इसी से क्या होता है अफीम का जो है ना, ये दिखा दे रहा है अफीम, देखो दिखा दे रहा है, देखो कितना खतरनाक है ये अफीम। तो देखो इसका, इसमें ब्लेड मारा है, ब्लेड, ये ब्लेड जो मारा ना, दिखा दे रहा है ब्लेड। तो इसी का दूध को काट करके, इसी का दूध को काट करके निकालता है ना। इसी का दूध से काटने के बाद ड्रग्स बनता है। क्या बोलता है? ड्रग्स। लोग खाता पीते, बड़ा खतरनाक चीज है ये, समझ में है ना। ये आप लगाओगे तो आपको पुलिस पकड़ के जेल लेके चला जाएगा, अब बेल भी जल्दी नहीं होगा। ये गैर कानूनी चीज है, इसका हालत बड़ा खराब है ना। गलत आदत आदमी को तुरंत लग जाता है, अच्छा आदत आदमी को जल्दी लगता नहीं है, समझ में है ना। अच्छा बात बोलोगे तो खराब लग जाएगा। तो ये है अफीम, है ना। तो अफीम के ना इसी से काट, ब्लेड मारा हुआ है, अभी ब्लेड मारेगा, सुबह ब्लेड मार दिया, शाम तक में दूध आएगा, फिर उससे खोच नहीं होता, खोच नहीं, खोच कर इसको खोच करके इकट्ठा ऐसे करेगा, ऐसे खोच करके इस तरह से, जैसे ना ये लोग दाई ना बनाता है, खोच के फिर लगाता है, इस तरह से करता है पूरे, फिर लगाए, फिर यहाँ रखा, उसी प्रकार से, समझ में। तो ये है, क्या दिखाई दे रहा है? अफीम है, दिख लिया अफीम। ये बच्चों सब सीख गया पूरा है, लिखना बंद कर, सब देख रहा है, खतरनाक सब चीज है पूरा, समझ में आ गया ना। तो अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। लेटेक्स मैंने समझते उसका गोंद, लट्ठा उसका खोज के निकालेगा, इकट्ठा कर डिब्बा में, इकट्ठा करने के बाद क्या करे, उसको ब्राउन शुगर बोलता है, लोग बना के बेचता है उसको, खाएगा पिएगा, नाक में मजा है, इंजॉय आता है उसको। नशा इतने पीने वाला नशा कितना लोग करता है। अब थोड़ा सा देखो, दूध से दही के रूप में जमने के लिए एक जीवाणु काम कर, लैक्टोबैसिलस नामक का जीवाणु होता है। ये क्या करता है? वो हकता मुतता है, उसके बाद तब दूध से क्या दही बनता है। मतलब वो केमिकल छोड़ रिलीज करता है, एसिड रिलीज करता है वो, समझ में है ना। तो वो जीवाणु जो होता है इंसानों के लिए फायदेमंद होता है, समझ में ना। उससे कोई नहीं, उसमें स्किन में चमक आएगा, समझ में ना, बुद्धि दिमाग में विटामिन ए मिलेगा, है ना, बहुत अच्छा चीज होता है। क्या हो गया? अब देखो विषाणु में क्या होता है। तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है, समझ में आया ना। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। सभी विषाणु क्या होता है कि आरएनए का होता है, उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। इसीलिए जल्दी विषाणु से अगर रोग फैलता है ना, तो आदमी को पता नहीं चलता है। तो इसको राइबोसोम कहते हैं ना, राइबोसोम का है, राइबोसोम पेड़ के दल में ना, वो क्या बोलता है, जो गांठ वाला पौधा होता है ना, जिसमें जो दाल वाला होता है, जो है दाल वाला, मटर हो गया, चना हो गया, है ना, तो उस सब का जड़ में पाया जाता है। मटर चना के जड़ में राइजोम नामक ऐसी ये जड़ है, ये पौधा है इसका, मटर का, ये मिट्टी है, इसके अंदर में इस तरह से जड़ है ना ये, ठीक है। ये मान लो ये पौधा है, मटर का पौधा है ये, ठीक। इसमें जड़ में गांठ इस तरह से पाया जाएगा, ठीक है। तो गांठ के अंदर में क्या होता है कि राइबोसोम पाया, क्या बोलते हो, राइबोसोम नामक जीवाणु पाया जाता है। हाँ, समझ में ना। जो क्या करेगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने से करता है, और पेड़ क्या होता है, और भूमि के क्या उपज शक्ति को बढ़ाता है, समझ में है ना। कोई दिक्कत है? चलो, विषाणु में क्या पाया था? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, है ना। डीएनए नहीं पाया था, आरएनए का होता है, आरएनए घनघुष्ट होता है इसके। इसीलिए जल्दी विषाणु से कोई बीमारी फैलेगा तो आदमी डॉक्टर लोग पता नहीं कर पाता है, क्योंकि आरएनए पता तो नहीं चलता वो कौन घनघुष्टि का, उसका लक्षण क्या है, समझ में। कोरोना का सबको रोना दिया, अच्छा आदमी मर गया बेचारा कोरोना में। जिसको रोग नहीं भी था तो कोरोना घोषित करके उसको जान मार दिया उसको, समझ में है ना। ये सब चीज आता है। तो जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। फुट एंड माउथ माने पैर में खून में ना रोग होता है। जब कादव पानी वाला सीजन, बरसात के सीजन में गाय गोरू देखेंगे ना अपना, उसके पैर में बहुत सारा मतलब कि बीमार पकड़ लेता है, समझ में है ना। तो क्या होता है, विषाणु का ऐसा रोग होता है उसको। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया था? आपको बताए थे ना, लेमेनेरिया से ना बताए थे उस दिन। समुद्री में लेमोनेरिया नामक का, है ना, घास पाया था, उसी से क्या होता है, आयोडीन निकाला जाता है। नहीं देखिए, वीडियो देखा करो, समझ में है ना। तो ये था पूरा लुसेंट का एक अध्याय, जो क्वेश्चन बैंक का था 1993 का था, 94 आ गया है, 95 96 उस तक 2024-23 तक लेके आना है, समझ में ना। आशा करता हूँ दोस्तों ये बहुत ही जानकारी आपको हेल्पफुल नॉलेजेबल लगा होगा, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रबल संभावना होती है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। वीडियो अच्छा लगे तो बस एक बात बोलना चाहता हूँ, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर कल इसी टॉपिक को लेकर किसी आगे, तब तक के लिए जय हिंद।